हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नपूर्णा और स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। तो मैं अपने पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। मैंने बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम मेरा परसूइंग है अभी। और आज हम बात करेंगे 5th ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को बधाई कि आप लोग ने अपना एंट्रेंस क्लियर किया और आई होप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे वहां आपने एडमिशन ले लिया होगा और आपकी क्लासेस ही जल्द शेड्यूल होंगी या शेड्यूल हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के सारे डिटेल्स आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीए एलएलबी की, इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपको बीए के 5 पेपर्स होते हैं, 5 पेपर्स होते हैं और लॉ के एक पेपर आपको इसमें पढ़ना है जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो पेपर 1 जो है वो हिस्ट्री 1, आपको इसके बारे में जानना है। आपने अगर आर्ट बैकग्राउंड से आपका रहा होगा, आर्ट से आप रहे होंगे तो आपने 11th 12th में अपने हिस्ट्री को जरूर पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा है तो 9th 10th तो ऑलमोस्ट आप लोग सारे लोग सोशल स्टडीज पढ़े होंगे और हिस्ट्री से कहीं ना कहीं अवेयर होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे वो ज्यादातर लीगल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में हमारे एंशियंट इंडिया में या फिर मिडाइवल इंडिया में या फिर मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे लीगल कॉन्सेप्ट का या लीगल चीजों का एवोल्यूशन हुआ और कैसे सारी चीजें लॉ के कॉन्सेप्ट में जो है वो डील होती हैं। तो इसी की हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, theory of kingship and state of nature in ancient and medieval India, freedom struggle and Indian national movement के बारे में, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में, लीगल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया, जिसके सोर्सेस आपको बताए जाएंगे, वैदिक से क्या क्या मिला, जुडिशियल सिस्टम इन एंशियंट इंडिया कैसा था, मिडाइवल इंडिया कैसा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट्स है वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा, जो कि कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था। तो वो ये तो हो गई जो ब्रिटिशर्स ने लाया, वहां से हमारी जुडिशरी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में आप अब शायद जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो तो आज अवेयर हो गए होंगे। लेकिन इसके पहले हमारी कैसे जुडिशियल सिस्टम चलती थी, ऐसा तो नहीं है कि पहले राजा महाराजा के समय में या एंशियंट या मिडाइवल पीरियड में कुछ जुडिशरी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी या फिर न्याय होता ही नहीं था। आप लोग ने बहुत सारी मूवी देखी होगी, आई होप बाहुबली देखी होगी, तो उसमें राजा होता है जो प्रजा के लिए काम करता है और जो भी उसका रूल्स का, नियम का उल्लंघन करता है उसको उसके लिए सजा मिलती है और बहुत सारे अधिकारी भी इसके लिए अपॉइंट किए जाते थे। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बुक एसआर मैनी की, जो आप परचेस कर सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम में आती है और ये आपको काफी 90 to 95% आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब नेक्स्ट पेपर की हम बात करें अगर, तो पेपर 2 जो है वो है पॉलिटिकल साइंस 1। पॉलिटिकल साइंस में आप इंट्रोडक्शन एंड थियरीज पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, उसका डेफिनेशन, एम्स एंड स्कोप के बारे में। नेक्स्ट आप बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल, एक मिनट, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, थियरीज ऑफ स्टेट जैसे डिवाइन एंड फोर्स थियरी, ऑर्गेनिक थियरी, आइडियलिस्ट थियरी, इंडिविजुअलिस्ट थियरी, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म एंड टोटलिटरिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो
सारी चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में ये कवर करेंगे। और इसके लिए भी अगेन जो बुक है वो बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगी SR मेनी की, जो आपके जो भी नियर शॉप्स होंगे जहां पे ऐसी बुक्स मिलती होगी वहां आपको जरूर मिल जाएगी और आपको एक बार जरूर इसको देखना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, स्ट्रिंगविंग, एक्विंस, ठीक है, मिल्स, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में जैसे गोखले, एम.एन. राय, M.K. महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ये सब सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ जरूर इसमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अगेन मैंने जो SR मेनी की जो किताब बताई है वो आपको हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 आपका सोशियोलॉजी फर्स्ट है, जिसमें वही अगेन इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट सोशलिस्ट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी वगैरह के बारे में आपको यूनिट्स के रूप में अलग अलग चीजें आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी की। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पेपर 4। पेपर 4 इकोनॉमिक्स फर्स्ट के बारे में बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वगैरह। आई होप अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड का है जिसने इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट रखा होगा, या फिर बीकॉम का होगा, सॉरी बीकॉम कह रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, वो जरूर इस सब्जेक्ट से अवेयर होगा कहीं ना कहीं। तो अगेन इसमें भी आपको सारी चीजें, डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर्म ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिप्ट्स, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। और यहाँ भी अगेन आपको सारी बुकें बता दी गई हैं, लेकिन अगेन SR मेनी की किताब ही मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे प्रेफर करूंगी। अब आती है नेक्स्ट पेपर की बात। नेक्स्ट पेपर जो मेरा सब्जेक्ट है लॉ, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपकी लॉ मेंटर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लॉ अपने आप में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सिलेबस में डाला गया होगा। तो पहला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो जैसा कि आप लोग ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर जगह सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर हम उसको तोड़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या सारी चीजें चाहिए, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें आपको ये पेपर पढ़ के पता चल जाएगा। और डे टू डे लाइफ में जो भी आप करते हो, चाहे वो किसी शॉप वाले से आप सामान खरीदते हो, परचेस करते हो, या फिर ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, ई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये सारी चीजों से आप अवेयर होगे इसमें, इस पेपर में। तो अगर बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो पहला यूनिट फर्स्ट है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो आप दुकान पे जाते हो तो आप ऑफर करते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जब एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बनता है, और फिर आप उसको कुछ उसके बदले में पैसे देते हो जो कंसिडरेशन होता है, और वो क्या बनता है, आपका एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे अभी आपको सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी शायद, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में आपको डिस्कस करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें आपको सारी चीजें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगी। ऑफर, प्रपोजल पढ़ना है, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन,
जनरल स्पेसिफिक ऑफर, इन्विटेशन टू ट्रीट, एक्सेप्टेंस, उसका डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रेवोकेशन। फिर यूनिट 2 जो बात करता है कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी की। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को कुछ देते हो या जब आप किसी से कुछ खरीदते हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता हो, चाहे आपको वो पैसे देने पड़े, चाहे वो आपको सर्विस देनी पड़े या किसी और फॉर्म में आपको कंसीडरेशन तो उसको देना ही पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगेन जो मैंने बात किया कि कौन कौन लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये सारी बातें आप जानेंगे इसमें। तो इसमें माइनर्स की पोजीशन क्या है, नेचर इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप यूनिट 2 में जो है वो कवर करेंगे। अब बात आती है वैलिडिटी, डिस्चार्ज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए भाई, कोई आपके सर पे बंदूक लगा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो करवा नहीं सकता, और करवा भी लेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए फ्री कंसेंट की इसमें बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये एलिमेंट होना चाहिए कि वो फ्री कंसेंट का हो, कोहर्सन ना हो, कोई अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो। अगर ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो वैलिड नहीं होगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, वैलिड क्या होता है, इलीगल क्या होता है, अनलॉफुल क्या होता है, अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मेरे द्वारा इसी चैनल पे इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे डिस्चार्ज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होता है, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हाँ, फिर इसमें हम लोग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका परफॉर्मेंस किस टाइम पे होगा, किस प्लेस पे होगा, इम्पॉसिबिलिटी क्या होगी, फ्रस्ट्रेट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर ब्रीच क्या होगा, कैसे आप तोड़ते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देखने होंगे, ये सारी चीजें। फिर यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे रेमेडीज एंड क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें भी रेमेडीज, डैमेजेस, काइंड, रिमोटनेस, इंजेक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वांटम मेरिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 68 टू 72 जो सेक्शन है वो डील करता है इसके बारे में। तो ये सारा जो सिलेबस है आपको मुझे लग रहा होगा कि आप लोग को ये बहुत वास्ट लग रहा होगा। लॉ का सिलेबस जो है, लॉ पेपर 1 जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसको सिलेबस आपको बहुत वास्ट लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एज अ मेंटर आपको हमेशा गाइड करने के लिए तैयार हूँ, टारगेट गुरुकुल चैनल के माध्यम से। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी बताई गई है, दोनों बुक बहुत अच्छी है, अवतार सिंह और मुल्ला, ये आप देख सकते हैं। साथ में बेयर एक्ट भी आप ले सकते हैं, ले सकते नहीं, लेना जरूरी ही है। इसलिए जरूरी है कि बेयर एक्ट इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी, ऐसा कि उसमें जो भी लॉ जो है, जो भी एक्ट जो है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो क्या है, कैसे लेजिस्लेशन से वो आया है, एज इट इज इसमें रखा गया है। कोई चीजें एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन नहीं की गई है, जैसा एक्ट लेजिस्लेचर से पास होकर के आया है वैसे ही वो बेयर एक्ट में रखा हुआ है। इसकी बुक जो है वो ज्यादा मोटी नहीं होती, पतली से बेयर एक्ट हर सब्जेक्ट की आपकी मिल जाएगी। और आई होप आपको ये बातें, ये जो बेयर एक्ट है या बुक्स है या सिलेबस है, ये समझ में अभी तक आ रहा होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट पेपर जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है पेपर 6 इंग्लिश 1। तो इंग्लिश वही बेसिक जो इंग्लिश आपने पढ़ा होगा 11th 12th में अपने, बेसिक ऑफ इंग्लिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड क्लासेस, ग्रामेटिकल कैटेगरीज एंड यूजेस। यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड ग्रुप, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, एक्सपेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्कॉर्ड, ये सब सारी चीजें। यूनिट 3 में यूज ऑफ प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, कॉमन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सब चीज, ये जितने भी इंग्लिश के हैं, आई होप इंग्लिश का सिलेबस आपको पहले कभी आपने गो थ्रू किया होगा, ये जानते जरूर होंगे। तो आपको मेरे द्वारा जो है वो हेल्प की जाएगी आपके बीए एलएलबी प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट में। एक पहला है लॉ के सब्जेक्ट्स में, लॉ सब्जेक्ट्स में, और दूसरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में।
ये मेरे द्वारा टारगेट गुरुकुल ऐप पे ये 2 सब्जेक्ट जो है कि क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर किसी मैसेज के माध्यम से, या फिर टारगेट गुरुकुल का हेल्प लेकर के। ओके, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने बात कर लिया कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आई होप कि आपको सही से समझ में आया हो। अब अगर बात करें कि इसका करियर ऑप्शन क्या है, तो करियर ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग जुडिशरी में तो बेस्ट है आपका। जुडिशरी के लिए अगर BLLB करते हो, ये ध्यान में रख के कि मुझे BLLB करना है तो जुडिशरी ही निकालना है, तो गुड है, अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत सारी जो आपकी करियर ऑप्शंस है वो बताना चाहूंगी। तो पहला तो ऑब्वियस सी बात है, जुडिशरी ही आपका हो गया। नेक्स्ट एडवोकेसी हो गया आपका। नेक्स्ट जो है लीगल एडवाइजर, ये किसी भी आप फर्म में भी कर सकते हो काम, बैंक में भी काम कर सकते हो, या फिर किसी कंपनीज में भी आप लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लॉ रिसर्चर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज है जो अभी भी इमर्ज हो रही है लॉ के फील्ड में, और अभी भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल के आने वाले हैं। तो यहाँ मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस, जब मैं LLB कर रही थी उस समय मुझे क्या क्या परेशानियां आई थी उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो बेरेक्ट क्या होता है ये तो पता ही नहीं होता किसी को, इसको कैसे पढ़ना है, ये सबसे जो मुश्किल टास्क है, यही सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आपको कभी कहीं नहीं घबराना है, या फिर कोई भी हेल्प या मदद की जरूरत हो तो वो आप हमारे साथ अपना प्रॉब्लम्स या डाउट शेयर कर सकते हैं। इसके लिए टारगेट गुरुकुल की ऐप और खुद मैं आपके साथ रहूंगी। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूंगी। थैंक यू।